गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बनस कंपाउंड। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या टॉपिक बचे हुए हैं। जो आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि कार्बन केमिकल बिहेव कैसे करता है ये अपने को जानना है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपने को पहले पढ़नी है, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ अपने को पढ़नी है: कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला होता है कंबशन। तो क्या होता है ये कंबशन? कंबशन बेसिकली रिफर टू बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। मैंने क्या बोला? कार्बन का जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अपने जानते हैं मीथेन क्या होता है। जब मैं उसमें O2 डालता हूं तो मेरे को वापस वही कहानी दोहरानी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, H2 निकलता है, प्लस हीट प्लस लाइट रिलीज होती है। देख लेते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। कार्बन मेरे पास एक कार्बन है, O2 मेरे पास हो गए 2 4, ये 4 O2 मेरे पास हो गए H4। मेरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। कंबशन अपने पढ़ रहे हैं, मैंने उसके 2 एग्जांपल ले लिए। कंबशन होता है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ, एल्केन्स आर द बेस्ट फ्यूल। क्या बोला मैंने? एल्केन्स आर द बेस्ट फ्यूल। सबसे पहले आपको जानना होगा फ्यूल्स क्या होता है। या आप सब जानते हैं पेट्रोल डीजल अपने यूज करते हैं, लेकिन ये होते क्या है? जब भी कंपाउंड बन होता है तो जो अच्छे अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी या बेसिकली अपने को हीट एनर्जी देता है उनको अपने फ्यूल्स बोलते हैं। When any substance are burned या when substance is burned, it give a large amount of heat energy। जो अपने को बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है उसी को अपने फ्यूल बोलते हैं। मैंने बोला एल्केन्स आर द बेस्ट फ्यूल। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक फ्लेम की चर्चा करना चाहता हूँ इस टॉपिक में। कंबशन में जब जलता है तो 2 तरह की फ्लेम ऑब्जर्व होती है, कभी देखा हो तो। एक होती है ब्लू फ्लेम, एक होती है येलो फ्लेम। ये क्या होते हैं? ब्लू फ्लेम तब अपने को ऑब्जर्व होती है जब कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन से मेरा मतलब जब कार्बन बर्न होगा तो उसको कंप्लीट एयर मिलेगी। जब वो कंप्लीटली जल जाएगा तो उसको अपने बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। उस केस में अपने को ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। दूसरा मैं बोलता हूँ येलो फ्लेम। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन में केस में अपने को देखने को मिलती है जब मान लो उसके पास प्रॉपर्ली एयर प्रोवाइड नहीं है, सब्सटेंस पूरी तरीके से जला नहीं है। जब ब्लू फ्लेम होगा तो अपने को स्मोक नहीं मिलता है। स्मोक बेसिकली काला धुआं होता है, आप सबने देखा है। जब इसमें अपने को सही स्मोक देखने नहीं मिलता है। जब मेरा येलो फ्लेम होगा मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, मतलब अपना सब्सटेंस पूरे तरीके से जला नहीं, तो इसमें अपने को स्मोक देखने मिलता है जो बेसिकली काला धुआं होता है। इस केस में जब स्मोक ही नहीं होता है तो पॉल्यूशन नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है, लेकिन इस केस में अपने को पॉल्यूशन देखने मिलता है। इसी को जो येलो फ्लेम होता है इसको अपनी किताबी भाषा में सूटी फ्लेम भी बोला जाता है। सूटी फ्लेम करके एक टर्म यूज किया गया है फ्लेम के लिए जिसमें येलो फ्लेम होता है। तो ब्लू फ्लेम अपने को बोला जाए तो अपने को क्लिक होना चाहिए कि भाई कंप्लीट कंबशन हुआ होगा। इस केस में स्मोक मतलब काला धुआं अपने को मिला ही नहीं होगा, ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। जबकि मेरा येलो फ्लेम होगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, स्मोक भी होता है और पॉल्यूशन भी वो कॉज करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एल्केन आर द बेस्ट फ्यूल, मतलब वो बहुत बढ़िया जलने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जो अपना एल्केन का या जो मेरा सैचुरेटेड कंपाउंड का जो पहला कार्बन होता है, जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है मीथेन, ये आप जानते हैं। मैं अनसैचुरेटेड का एग्जांपल ले लेता हूँ, इथीन में ले लेता हूँ, C2H4। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अपनी एल्काइन या अनसैचुरेटेड कार्बन की सीरीज 2 से शुरू होती है। इसमें अपने पास टोटल एटम है 5, ध्यान से देखें तो। इसमें से कार्बन है केवल 1 और हाइड्रोजन है 4। इसमें अपने पास टोटल एटम है 6, जिसमें से कार्बन मेरे पास 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 है। ध्यान से देखें तो इस केस में कार्बन ज्यादा है, इस केस में कार्बन कम है। तो कार्बन अगर कम होगा तो मेरा सब्सटेंस इजीली बर्न हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास कार्बन कम है तो वो सब्सटेंस इजीली बर्न हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात करें तो ब्लू फ्लेम देगा, मतलब अच्छा फ्यूल होगा। अच्छा फ्यूल होगा मतलब जो एल्केन बोला मैंने या फिर स्लैश मार के मैं इसी को सैचुरेटेड बोल सकता हूँ कि सैचुरेटेड आर द बेस्ट फ्यूल्स। ये यहाँ का प्रूफ है। यहाँ देख लेते हैं। इसके पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम पे 2 कार्बन है, मतलब इसमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा है। कार्बन कंप्लीट कंबशन नहीं होता है कार्बन का, इसलिए इस केस में अपने को फ्लेम येलो कलर का देखने मिलता है। ये बराबर जलता ही नहीं है। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो अपने कंप्लीट हीट मिलेगी ही नहीं या हीट बराबर रिलीज होगी ही नहीं, इसलिए ये अपना
बेस्ट फ्यूल नहीं होते। ये बेस्ट फ्यूल है जबकि इसमें कार्बन कंपाउंड या कार्बन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये अपने अच्छे फ्यूल्स नहीं होते। चलिए इसका एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको वेल्डिंग नाम दिया गया है, आपने सबने सुना होगा। वेल्डिंग बेसिकली इथाइन का यूज होता है, जो मेरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जो मेरा एल्काइन है, नहीं मालूम हो तो आपको बता देता हूँ। CH2 जो अपना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, या इसमें बोर्ड पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो कुछ ऐसा होता है कि वेल्डिंग में अपने इथाइन प्लस ऑक्सीजन या प्योर एयर क्यों लेते हैं जबकि इथाइन प्लस ऑक्सीजन नहीं लेते। क्या बोला मैंने, इथाइन प्लस प्योर ऑक्सीजन अपने यूज करते हैं जबकि इथाइन प्लस एयर अपने नहीं लेते। तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों। जब मेरा इथाइन के साथ में मेरे पास जब एयर होगा, जब इथाइन के साथ में मेरे पास एयर होगा, मतलब उसका कंप्लीटली उसको जितनी एयर चाहिए वो मिल नहीं रही होगी, मतलब उसका कंप्लीट कंबशन हो ही नहीं रहा होगा। तो आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो मेरे को हीट लार्ज क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये आप जानते हैं कि वेल्डिंग करना बेसिकली मेटल को हीट करना होता है। जब मेरे पास उतनी हीट अवेलेबल ही नहीं है तो मेटल को हीट कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए इथाइन प्लस एयर मैं यूज नहीं करता, क्योंकि बिकॉज if we use ethane plus air, in that case complete combustion does not take place या फिर incomplete combustion take place, so the amount of heat energy required to weld the metal is not available for us, so ethane and air is not used for welding of atom। ये अपना पहला टॉपिक हुआ, मैंने कंबशन से चालू किया था। कंबशन मैंने बताया, कंबशन इज द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, ये होता है मेरा कंबशन। ये हुई अपनी कार्बन की पहली प्रॉपर्टी जो कि कंबशन है। चलिए थोड़ा दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़ना है इसमें, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो दूसरा प्रॉपर्टी कार्बन का है जो अपने अभी चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ये ऑक्सीडेशन, चलिए देख लेते हैं। दूसरा मैंने बोला ऑक्सीडेशन होता है। कुछ लोग इसको कंट्रोल्ड कंबशन भी बोलते हैं, या किताब में इसको कंट्रोल कंबशन भी कहा गया है। इसकी और अच्छी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या मेरा कोई कारण से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। C2H5OH आपको मालूम होना चाहिए मेरा कंपाउंड हुआ इथेनॉल। जब इसमें मैं एल्कलाइन KMnO4 लेता हूं प्लस हीट, या फिर Acidify K2Cr2O7 लेता हूं प्लस हीट, तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखता है कि CH3COOH। मतलब मेरे पास यहाँ एक ही ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन इसने अपना दे दिया, तब जाके मेरा ये था मेरा अल्कोहल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। ये मेरा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत बढ़िया पॉइंट हो सकता है। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये अपने पास था अल्कोहल, उससे अपने को मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, जो मैं डेफिनेशन आपको बता चुका था। लेकिन इसमें अल्कलाइन KMnO4 का क्या काम था, तो अल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, ऐसे सब्सटेंस को जो अपना ऑक्सीजन दे ऑक्सीडाइज करने के लिए, जो अपना ऑक्सीजन दूसरों को दे ऑक्सीडाइज करने के लिए, उन्हीं को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। They provide their own oxygen for the substance to get oxidized are known as oxidizing agent। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं उसको अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे मेरा KMnO4 भी वही काम कर रहा है, K2Cr2O7 भी वही काम कर रहा है। इसका सुंदर सा नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही होता है अपना ऑक्सीडेशन की। अल्कोहल मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। होता क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर मैं बोल सकता हूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। कार्बन की मैंने आपको बताई दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कंबशन, दूसरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई ऑक्सीडेशन। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था कि अपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, तीसरी एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड।
कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पदार्थ का किसी में एडिशन होना, ये अपने बहुत बचपन से आते हैं। एडिशन मतलब कोई चीज को ऐड करना। कोई दूसरे मॉलिक्यूल को मैं ऐड करता हूं, क्या करने के लिए? मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। चलिए इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया इथीन। जब इसमें मैं H2 ऐड करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ध्यान से देखिए मेरे को क्या मिलता है। मैंने एक चीज बोली आपको, जो अभी डेफिनेशन बता उससे ही आपको पता चल जाना चाहिए था। ये था मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको मुझे बदलना है सैचुरेटेड कंपाउंड में। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सैचुरेटेड कंपाउंड दिखे तो सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। उसका फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो याद होना चाहिए, CnH2n+2। ध्यान से देखिए क्या ये मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल था। आपको जानना चाहते हो क्या होगा, तो इसको ध्यान से देखें तो ये H बॉन्ड H है, एक H यहाँ के बैठ जाएगा, दूसरा H यहाँ के बैठ जाएगा। मेरा रिएक्शन इजीली सेटिस्फाई हो गया। देखिए मैंने इथीन लिया था, इथीन से मैंने इथेन बना दिया, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मैंने सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। मैंने एडिशन किया हाइड्रोजन का। खास करके जब अपने एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड करके अनसैचुरेटेड बनाते हैं तो इसी रिएक्शन को किताब में हाइड्रोजिनेशन कहा गया है। ऐसे रिएक्शन को जिसमें मेरा हाइड्रोजन का ऐड हो उन्हीं को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा गया है। यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया कि मैंने निकल यूज किया, तो क्या होता है भैया निकल कैटलिस्ट मैंने बोला। Catalysts are the substance which do not take part in a chemical reaction but enhance the rate of chemical reaction। ये वैसे पदार्थ या सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। क्या बोला मैंने? रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन ये अपना रिएक्शन को एकदम फास्ट कर देंगे। मान लीजिए यही रिएक्शन मेरा आधा घंटे में होने वाला था तो उसको 15 मिनट में कर देंगे। Catalysts are the substance which do not take part in a chemical reaction but enhance the rate of chemical reaction। इसमें जो मैंने आपको हाइड्रोजिनेशन बताया इसका बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार के रखिएगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो अपने खाने के लिए ऑयल यूज करते हैं उसको अपने को घी में बनाना, जैसे डालडा घी आपने सुना होगा, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये मेरा कुछ ऐसा दिखता है। वही मैं H2 ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट अ कैटलिस्ट। तो ये मेरा था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये मुझे मिलेगा सैचुरेटेड कंपाउंड। ये रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से वही कहानी दोहराते हैं। इतना कंपाउंड मेरे पास था, मैंने आपको सिखाया अगर सैचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वही कहानी, ये मेरा H2 था, एक H आके बैठ जाएगा इधर, दूसरा H आके बैठ जाएगा इधर। ये था मेरा वेजिटेबल ऑयल। क्या बोला मैंने? वेजिटेबल ऑयल। तो कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, जो डालडा आप लोग बोलते हैं, उसमें यही रिएक्शन यूज होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और अच्छा बोलना चाहें तो इस रिएक्शन से मैं लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या बोला मैंने? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये होता है अपना हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वही जो अपने डालडा घी में कन्वर्ट होता है। इसका एक छोटा सा टेस्ट है जिसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर इसके टेस्ट के लिए काम आता है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, अंदर मेरे पास कुछ X और Y कंपाउंड है। मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा सैचुरेटेड होगा, कौन सा अनसैचुरेटेड होगा। तो आप बोले नहीं सर ऐसा तो हमको जानते नहीं है, लेकिन अपने पास एक ब्रोमीन वाटर नाम की चीज आती है। ब्रोमीन अपने पास कंपाउंड होता है, आप लोग जानते होंगे, जो रेडिश कलर कुछ समथिंग होता है। उसमें जब उसको जब अपने वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मान लीजिए X मेरा सैचुरेटेड था, मैंने मान लिया, मुझे ऑलरेडी मालूम है, आपको नहीं मालूम हो तो Y मेरा अनसैचुरेटेड था। तो आप बोले सर हम कैसे बताएंगे? ये जो आपका ब्रोमीन वाटर है इसमें ऐड कर दीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें सैचुरेटेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? सैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें कहानी बदल जाएगी। इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उसका कलर जो रेडिश समथिंग था वो डीकलराइज हो जाएगा, मतलब उस कंपाउंड का कलर हट जाएगा। तो जिसमें ब्रोमीन वाटर अपना कलर बदल दे या डीकलराइज हो जाए, ऐसे को अपने बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये उसके लिए टेस्ट हो सकता है। चलिए कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी है।
शुरू किया था अपन ने कंबशन से, उसके बाद अपने ऑक्सीडेशन पे जो तीसरा मैंने आपको पढ़ाया वो था एडिशन रिएक्शन, और जो लास्ट इसका आता है, जो लास्ट कार्बन की प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपने बहुत नाम सुना होगा क्रिकेट फील्ड में, फुटबॉल फील्ड में, कि सब्स्टिट्यूट मिल जाना, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देता, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। When an hydrogen atom या when any other foreign atom replace hydrogen atom in hydrocarbon is known as substitution reaction। क्या बोला मैंने? When any other foreign atom replace hydrogen atom in the hydrocarbon is known as substitution reaction। चलिए एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मैंने लिया अपना कंपाउंड मीथेन, इसमें मैंने डाला Cl2, तो मेरे को मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ, और अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री डिटेल में देखना हो तो आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए। जब इसको मैं ब्रेक करता हूँ आप बोलेंगे हाँ, तो ये HCl मेरा बाहर आ गया, बहुत बढ़िया। ये H की जगह Cl आके बैठ गया, तो मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। HH यहाँ पे मैंने बैठाया Cl, HCl मेरा बाई प्रोडक्ट हो गया। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो गया। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको अपने आगे और कैरीड आउट कर सकते हैं, जैसे CH3Cl बनाया मैंने, उसमें मैं डालता हूँ Cl2, तो वापस वही कहानी CH2Cl2 प्लस HCl। और आगे अगर आपको दर्शाना हो तो दर्शा सकते हैं प्लस HCl, क्या मिलेगा CHCl3 प्लस HCl। एक बार और लेके देख लेते हैं अगर पूरी कहानी आपको खत्म करनी हो। सॉरी, यहाँ पे Cl2 CH3Cl, तो क्या मिलेगा CCl4 प्लस HCl। ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। इसकी कुछ खास खासियत है, इसी को अपने प्यार से क्लोरोफॉर्म बुलाते हैं, जो एनेस्थीसिया देने में काम आता है। खास करके पिक्चर में आपने देखा होगा, जो बेहोश करने काम आता है वह यही क्लोरोफॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसको अपने क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन भी इसको प्यार से बुला सकते हैं। ये हो गए अपनी केमिकल की प्रॉपर्टीज पूरी। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कुछ कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्या बोला मैंने? कुछ कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कार्बन के सभी कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए अपने को पढ़ने की जरूरत है। तो पहला जो कंपाउंड अपने को पढ़ना है वो आता इथेनॉल। पहला जो कंपाउंड अपने को पढ़ना है वो आता इथेनॉल। बेसिकली इसी को इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। ये उसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे घर का नाम होता है मुन्नू चुन्नू, वैसे ही उसका कॉमन नेम है, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। उसका IUPAC नेम है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इथेनॉल ध्यान में आया सबसे पहली बात, तो ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। क्या बोला मैंने? ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। दूसरा अपना अल्कोहल न्यूट्रल है, मतलब ये ना तो एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। तो इथेनॉल में आपने पहले देखा कि ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। दूसरा ये न्यूट्रल है, ये ना तो एसिडिक है, ये ना बेसिक है, मतलब ये लिटमस टेस्ट तो देगा ही नहीं। चलिए और देख लेते कुछ काम से। इथाइल एल्कोहल्स को ही कुछ लोग प्यार से अल्कोहल भी कहते हैं। हाँ सही सुना आपने, ड्रिंकिंग ब्रिवरेज में जो काम आता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो यूज होता है वो यही अल्कोहल है, जिसे आप प्यार से दारू या जो भी कुछ नाम से बुला सकते हैं। इथाइल एल्कोहल को ही अल्कोहल भी कहा जाता है। अगर आप इथाइल एल्कोहल की जगह अल्कोहल बोले तो वो भी बिल्कुल सही है। ये ड्रिंकिंग पर्पस में काम आता है। अल्कोहल प्लस 5% वाटर। क्या बोला मैंने? जब अल्कोहल में 5% पानी मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। When alcohol, when 5% water is added to alcohol, is it termed as rectified spirit। दूसरा, जब मेरा 100% अल्कोहल हो, मतलब उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हो, तो उसी को प्यार से एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। When there is no water या when there is pure alcohol present, it is also termed as absolute alcohol। जब मैं अल्कोहल में 5% पानी मिला देता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ रेक्टिफाइड स्पिरिट।
जब मैं 100% एल्कोहल लेता हूँ उसको मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट एल्कोहल। चलिए इसके अपने को कुछ रिएक्शन देखने की जरूरत है। पहला रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ Na मेटल। क्या बोला मैंने? रिएक्शन विथ Na मेटल, मतलब ये अपना क्या होता है C2H5OH। आपको मालूम ही होगा, मैं ऑलरेडी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नहीं मालूम तो C2H5OH या फिर CH3CH2OH, दोनों एक ही है। जब इसको मैं Na मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूँ, क्या बोला मैंने? जब इसको मैं Na मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है C2H5ONa प्लस H2। देखिए ये मैंने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए किया था, 2H होगा, ये पूरा रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। इसी को मैंने बोला था जब मैं रिएक्शन विथ Na मेटल, तो ये अपना था इथेनॉल। इसको मैंने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे को कंपाउंड मिला और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। Na मेटल अपना यूजुअली अल्कोहल या इथेनॉल टेस्ट करने के काम भी आ सकता है। कैसे? मान लीजिए वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने अल्कोहल डाल के रखा है या इथेनॉल ही ले लिया है, तो उसमें आप जब सोडियम का मेटल डालोगे तो ब्रिस्क इफरेंस आएंगे विथ रिलीज ऑफ H2 गैस, तो उसमें से मेरा H2 गैस रिलीज हो जाएगा। जब मेरा H2 गैस रिलीज होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मेरा एल्कोहल ही है। जब एल्कोहल को मैंने साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को मिलता है 2C2H5ONa प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा इसका जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन होता है रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी उसको बोलते हैं। तो दूसरा मेरा रिएक्शन है उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब बेसिकली कंपाउंड में से पानी निकाल देना। तो C2H5OH, इसको जब मैं प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये मेरा हो गया इथीन। ये मैंने जो लिया था वो लिया था इथेनॉल। तो मेरा जब इथेनॉल को मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरा पानी निकल जाता है और मेरे को मिलता है इथीन प्लस H2O। ये यहाँ पे पानी निकालने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी निकालने का काम कर रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वैसे कंपाउंड होते हैं जो दूसरे कंपाउंड में से पानी निकालने का काम करते हैं। Dehydrating agents are the agents which are used to remove water from the given compound। जिसमें से मेरे को पानी निकालना हो तो मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करता हूँ, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करता हूँ, मतलब वो मेरे को इथीन देता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देता है और वाटर रिलीज हो जाता है। ये आपने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल के बारे में। एक दूसरा अपने पास इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो मैंने बोला है, दो इम्पॉर्टेंट अपने कंपाउंड पढ़ने, उसमें से एक मेरा पूरा हो चुका है, दूसरा मेरे को पढ़ना है इथेनोइक एसिड। क्या बोला मैंने? दूसरा मेरे को पढ़ना है इथेनोइक एसिड। मैं बता रहा आपको सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। दूसरा अपना जो है वो है इथेनोइक एसिड। क्या होता है ये आपने को दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये न्यूट्रल नहीं है, ये एसिड है, मतलब ये एसिडिक होगा। इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। ये हो गया अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैं इथेनोइक एसिड में 5 से 8% पानी डाल देता हूँ। क्या बोला मैंने? जब मैं इथेनोइक एसिड में 5 से 8% पानी डाल देता हूँ तो मुझे एक बहुत सुंदर सा कंपाउंड मिलता है, या मिक्स करके बनाता हूँ, जिसको अपने बोलते हैं विनेगर, जो पिकल्स के प्रिवेंशन के लिए, या फिर सबसे ज़्यादा आपने देखा चाइनीज़ फूड में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, विनेगर आप ऐड करते हो। तो जब मेरा इथेनोइक एसिड में 5 से 8% पानी हो तो उसको अपने बोलते हैं विनेगर। प्लस इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला मैंने? ग्लेशियल एसिडिक एसिड।
क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है या जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है या ठंडी के मौसम में जब ये पिघलता है तो ये ग्लेशियर की तरह अपने को लगता है। क्या बोला मैंने? व्हेन टेम्परेचर गेट्स वेरी कूल डाउन, व्हेन इट मेल्ट इट लुक लाइक ग्लेशियर। जब वो पिघलता है तो ग्लेशियर की तरह दिखता है, इसलिए कुछ लोग इसको प्यार से ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये अपने इसके बाद जो इसमें अपने को दो रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन आता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन? तो जब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, उसमें मैंने अल्कोहल डाल दिया C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरे को मिलेगा CH3COOC2H5 प्लस जो इसमें रिमूव होगा वो होगा H2O। इसी को अपने बोलते हैं ईस्टर, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बहुत ही बढ़िया स्मेलिंग कंपाउंड है। अगर आपने को एग्जाम में पूछा जाए कि X + Y गिव्स Z एंड Z इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, मतलब वो पक्का अपना ईस्टर ही होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्टेरिफिकेशन। जब अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो अपने को ईस्टर मिलता है। वही ईस्टर को जब मैं CH3COOC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जब मैं रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे को मिलता है CH3COO Na प्लस C2H5OH। ये जो मेरा है इस रिएक्शन को अपने बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ये प्रिपरेशन ऑफ सोप में काम आता है, जो कि मैं आगे आपको वापस बताने वाला हूँ। अब अपने को पढ़ना है इसका दूसरा रिएक्शन। अब अपने को पढ़ना है इसका दूसरा रिएक्शन। तो जो दूसरा रिएक्शन इसका है, ये अपने को पता चल गया कि ईस्टर फॉर्म करता है CH3COOC2H5 जब Na रिएक्ट करता है तो अपना सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है, जबकि अपना ईस्टर फॉर्म करता है। तो दूसरा रिएक्शन वो खाली बताने के लिए है, वो है रिएक्शन विद बेस। ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये मेरा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये मेरा सॉल्ट बना और ये पानी देता है। ये एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड प्लस गिव्स बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। और लास्ट रिएक्शन जो इसमें आता है वो आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए देख लेते हैं। तो CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव्स CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए इसको 2 आएगा अपने पास, तो ये 2 हो जाएगा। दूसरा ये अपने बताया सोडियम कार्बोनेट के साथ, दूसरा आपने बताना हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मतलब CH3COOH, मतलब उसमें मैं डालता हूँ NaHCO3, तो ये अपने को देगा वही रिएक्शन CH3COONA CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और ये हो गया बाइकार्बोनेट के साथ। यही रिएक्शन अपना टेस्ट के लिए भी काम आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना हो, मान लीजिए एक सैंपल मेरे को दे दिया गया हो टेस्ट ट्यूब में और बताना हो कौन सा सैंपल है। मान लिया मैंने वो इथेनॉइक एसिड है, तो जब मैं उसमें अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट डालूंगा, मतलब NaHCO3, तो उसमें CO2 ब्रिक्स डिफरेंस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पक्का इथेनॉइक एसिड है या ये मेरा पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये हो गए अपने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। वो जो पहला था अपना इथेनॉल, दूसरा अपना हो गया इथेनॉइक एसिड। तो लास्ट टॉपिक अपना आता है इस चैप्टर का, लास्ट बोल लीजिए या सेकंड लास्ट बोल लीजिए, सोप एंड डिटर्जेंट। क्या बोला मैंने? हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट। चलिए सोप की बात कर लेते हैं, डिटर्जेंट की बात अपनी बुक में वैसे भी इतना डिटेल में अपने को करने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़ रहे थे सोप क्या होता है। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला मैंने? RCOON
Na, sodium salt of long chain carboxylic acid. Salt are sodium salt of long chain carboxylic acid. अब इसके एग्जाम्पल अपने बुक में दो दिए गए हैं। ये मैं आज यहाँ पे एल्काइल है, जो अपना एल्काइल ग्रुप है वो कितना भी बड़ा हो सकता है। पहला है सोडियम स्टेरेट, जो अपने पास होता है C17H35COO Na। दूसरा अपने पास है सोडियम पेलामाइड, इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है C15H31COO Na, जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये जो अपना R ग्रुप लगाया है एल्कली ग्रुप, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। क्या बोला मैंने कि भैया सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना आयनिक पार्ट है, और ये जो अपना लॉन्ग चेन है ये अपना है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला मैंने, जो अपना लॉन्ग चेन है वो है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का है। ये मेरा सोप का मॉलिक्यूल जो ऐसा है उसको मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ कि सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये लॉन्ग चेन है, ये अपना इनिशियली आयनिक पार्ट है, ये अपना लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। ये जो मेरा होता है वो होता है ऑयल सॉल्यूबल। क्या बोला मैंने, जो अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो ऑयल सॉल्यूबल होता है, जबकि जो मेरा आयोनिक पार्ट होता है वो मेरा वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब ये पानी में घुलता है, ऑयल में घुलता है। इसी को अपने हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने, हाइड्रोफोबिक। फोबिया आपने सुना होगा, फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में घुलता नहीं है, पानी से प्यार करता नहीं है। ये वाला जो मेरा होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये उसमें घुल जाता है, तो इसको वाटर रिपेलिंग भी कहा जाता है कि ये वाटर से दूर भागता है, जबकि इसको वाटर लवर भी कहा जाता है कि ये पानी में घुल मिल जाता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है सोप का, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जबकि ये मेरा आयोनिक पार्ट, ये मैंने आपको बताया एल्कली ग्रुप होता है, RCOONA होता है, उसके मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। चलिए अब अगला अपने देख लेते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप अपना क्लीनिंग में कैसे काम आता है या वो क्लीनिंग कैसे करता है। चलिए मैं एक बार के लिए रहने देता हूँ, थोड़ा देर अपने देख लेते हैं। ये मेरे पास मान लीजिए एक बकेट है, इसमें मेरे पास वाटर है, तो इसमें मेरा ऑयल का जो अपना ये होगा वो मेरा ऐसा होगा, जो अपना सोप का जो मॉलिक्यूल होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान से देखिए, कॉमन पॉइंट बना रहा है या एक सर्कल टाइप फॉर्म कर लेगा। ये मेरा है आयोनिक पार्ट, आपको उधर से देख के पता चलना चाहिए, जो कि मेरा वाटर सॉल्यूबल है, और ये मेरा उसका चेन है हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो कि मेरा ऑयल सॉल्यूबल है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो ऑयल सॉल्यूबल होता है, मतलब वो डर्ट से चिपकता है। मान लीजिए कपड़े में कुछ भी ऑयल, डर्ट, ग्रीस जो भी कुछ लगा है, वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो उससे चिपकता है और ये आयनिक पार्ट की तरफ लेके आता है। ये एक मिसिल फॉर्मेशन, इसी को जो फॉर्मेशन अभी बना है अपना, इसी को अपने कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन है इसको ही कहा जाता है मिसिल, कि सोप क्लीनिंग में एक मिसिल बना लेता है, जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डर्ट की तरफ होता है, जबकि जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर की तरफ होता है। इसी को कहते हैं मिसिल फॉर्मेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस क्लीनिंग एक्शन में। तो जब ये मिसिल फॉर्म कर लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं डर्ट को इसने पूरी तरीके से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जो भी आप कह सकते हैं। तो जब आपको क्लीन करते हैं, जब इसको रब करते हैं, आप पानी डालते हैं, तो जो आपका कपड़ा है वो क्लीन होके बाहर आ जाता है, और ये आपका इधर रह जाता है। लेकिन ये पार्ट अपना वाटर सॉल्यूबल है, तो ये पूरा पार्ट वाटर के साथ बाहर आ जाता है और इसी तरह अपना कपड़ा क्लीन हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपना डर्ट था तो उसको अपना जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था उसने पकड़ के रखा। जब मैं उसको रब करता हूँ या उसमें पानी डालता हूँ तो मेरा डर्ट वाला पार्ट यहाँ रहता है, जो ऑयल को जब मैं निकालता हूँ तो वो क्लीन हो जाता है, ये मेरा यहीं पे रह जाता है। जब ये, लेकिन ये पार्ट पानी में सॉल्यूबल है तो ये पूरा पानी के साथ बाहर आ जाता है। इसी को कहा जाता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप के बारे में अपने जान लिया कि क्या होता है सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका क्लीनिंग एक्शन अपन देख लिया। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोकार्बन चेन, आयोनिक पार्ट, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन। इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्जेंट।
क्या बोला मैंने, लास्ट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्जेंट। तो क्या होते हैं ये डिटर्जेंट? ये होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जो मैंने इसका फॉर्मूला बताया। इसको अपने को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बेसिकली अपने सोप के साथ देख लेते हैं तो अपना काम पूरा हो जाएगा। डिटर्जेंट सोप में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। तो डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जबकि सोप होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। डिटर्जेंट एक बहुत बड़ी आइटम यूज करने जा रहा हूँ, कैन बी यूज विथ हार्ड वाटर। क्या बोला मैंने? कैन बी यूज विथ हार्ड वाटर। लेकिन जो सोप होता है अपना, वो कैन नॉट बी यूज विथ हार्ड वाटर। क्या होता है हार्ड वाटर? हार्ड वाटर वो होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन कंटेन करता है। तो एक अपने सोप में एक चीज और देख सकते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि वाई सोप डू नॉट रिएक्ट या वाई सोप डू नॉट वर्क प्रॉपरली विथ हार्ड वाटर, क्योंकि उसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं। तो जब वो सोप के साथ रिएक्ट करता है, क्या बोला मैंने, जब वो सोप के साथ रिएक्ट करता है तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। उसी को अपने स्कम कहते हैं, इसलिए वो क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्ली कर नहीं पाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हार्ड वाटर वो होता है इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, लेकिन जब अपने सोप के साथ डालते हैं ये, तो सोप के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल पीपीटी बना लेता है, जिसको अपने स्कम कहते हैं। तो इसको अपने हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सड़ते नहीं है जल्दी, इट टेक्स ईयर, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जबकि सोप बायोडिग्रेडेबल होता है। बेटर क्लीनिंग एक्शन, मतलब एज कंपेयर टू सोप दिस आर बेटर, नॉट एज गुड एज सोप। कैन बी यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये थोड़ा क्वांटिटी में डालने पर ही अपना काम चला देंगे, जबकि सोप अपने को रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, अपने को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। जबकि सोप बेटर क्लीनिंग एक्शन देता है, ये स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये उतना गुड नॉट एज गुड एज डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट जितना गुड अपने लिए नहीं है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल ये हार्ड वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं होता। ये सोडियम सोल्ट लॉन्ग सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, जबकि वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ मेरा चैप्टर कार्बन एस कंपाउंड खत्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। अगर आपको चाहते हो आगे मैं अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स।